भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा एवं आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच 7 मार्च से धर्मशाला में शुरू हो रहा है। और आपको बता दूं कि इस टेस्ट मैच के लिए बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। यह खबर सामने आ रही है कि यहां का जो कंडीशन है वो इंग्लिश टीम को सपोर्ट करेगा। तो यह भी खबर आ रही है कि यहां पर जो है स्लो रैंक टर्नर पिच जो है वो बनाई जा सकती है। तो इन सारी बातों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो आज इसी पर चर्चा करूंगा कि धर्मशाला टेस्ट में भारत और इंग्लैंड की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। धर्मशाला में 7 मार्च से भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा एवं आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है। दोनों टीमें धर्मशाला में हैं और अब जो है वो दिन जो है वो समय जो है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा। तो उससे पहले जो है एक चर्चा जोरों पर है कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की। तो अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो देखिए बहुत ज्यादा तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन 1 या 2 परिवर्तन जो है वो आपको प्लेइंग 11 में दिख सकता है। एक तो आप कंफर्म मानकर चलिए। वो एक कंफर्म कौन सा है? कंफर्म है ये है कि जसप्रीत बुमराह जब भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं तो उनका धर्मशाला में खेलना तो तय ही है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो भारत के नंबर 1 फास्ट बॉलर हैं, दुनिया के लीडिंग फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। और चूंकि धर्मशाला में जो कंडीशन है वहां पर तेज गेंदबाजी को मदद मिलेगी, तो यह तय है कि आपको जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में शामिल किए ही जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जसप्रीत बुमराह किसकी जगह टीम में शामिल किए जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। तो अब देखिए, अगर आप इसे देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर पिच जो है वो आपको मदद करती है पेस बॉलर्स को, सीमर्स को, तो ऐसी परिस्थिति में यह भी हो सकता है कि भारतीय टीम जो है वो 3 पेस बॉलर के साथ जाए। तो वो कौन कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह, सिराज और तीसरे आकाशदीप। तो ऐसी परिस्थिति में कुलदीप यादव को बाहर रहना पड़ सकता है। हालांकि ये उनके साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि इस पूरी सीरीज में जो है कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की है। लेकिन अगर कंडीशंस पर आप जाएं और पिच को देखें तब जो है कई बार वो कहते हैं ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। तो मतलब जैसी जरूरत है आपको खिलाड़ी को टीम में डालना होगा। तो उस लिहाज से कुलदीप यादव की जगह नहीं बनेगी। लेकिन खबर यह भी है कि ये स्लो रैंक टर्नर हो सकता है। मतलब स्पिन तो स्लो होगा लेकिन टर्न होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कुलदीप जो कि रिस्ट स्पिनर हैं उनका उपयोग टीम में किया जा सकता है और उनका रहना जरूरी होगा, चूंकि वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आकाशदीप को जो है वो जसप्रीत बुमराह के लिए जगह खाली करनी पड़ सकती है क्योंकि सिराज खेलेंगे इसकी पूरी संभावना है। अब अगर हम आते हैं कि एक और चेंज क्या हो सकता है, तो एक और चेंज जो है वो रजत पाटीदार के रूप में हो सकता है। देखिए, रजत पाटीदार के लिए जो ये सीरीज है ये अच्छी नहीं गई है। उनका औसत जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। 10-11 रनों के आसपास का औसत रहा है इस पूरी टेस्ट सीरीज में, जो कि उनकी जो एबिलिटी है, जो उनके अंदर योग्यता है और जो क्लास है उसको कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अब यही एक चीज जब मैं कहता हूं कि उनकी जो योग्यता है और जो उनका क्लास है और उनमें जितनी क्षमता है, उसे देखते हुए जो टीम मैनेजमेंट है वो एक बार सोचती है कि चलो सीरीज तो हम जीत चुके हैं तो क्यों नहीं उसे एक अवसर और दिया जाए, क्योंकि अगर वो क्लिक करते हैं तो वो लंबे रेस के खिलाड़ी जो है वो माने जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर रजत पाटीदार को प्रदर्शन के आधार पर ड्रॉप किया जाता है तो वहां आपको देवदत्त पड्डीकल जो है वो खेलते हुए दिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि देवदत्त पड्डीकल का जो रिकॉर्ड अगर आप इस सीजन में रणजी ट्रॉफी में देखें तो बेहतरीन रहा है। उन्होंने रनों
का अंबार लगा दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो भी भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है इस सीरीज में नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिल रहा है और सभी एक अपने प्रदर्शन से खुद को साबित भी कर रहे हैं। आप ध्रुव जुरेल की बात कर लीजिए, सरफराज की बात कर लीजिए, रजत पाटीदार के लिए भले ही सीरीज अच्छा नहीं गया लेकिन उनका भी डेब्यू जो है वो हुआ है, आकाशदीप का डेब्यू हुआ है। तो ये हो सकता है कि जो 5वां डेब्यू है वो धर्मशाला में देखने को मिले और वहां पर देवदत्त पड्डीकल भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएं। बाकी तो टीम वही है। अगर आप देखें तो रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे, 3 नंबर पर शुभमन गिल, 4 पर पाटीदार या पड्डीकल ये हो सकते हैं, 5 पर सरफराज होंगे, 6 पर रविंद्र जडेजा, 7 पर ध्रुव जुरेल होंगे, 8 पर अश्विन होंगे, 9 पर जो है कुलदीप यादव होंगे या आकाशदीप होंगे, 10 पर जसप्रीत बुमराह होंगे और 11 पर मोहम्मद सिराज होंगे। यही भारत की प्लेइंग 11 होगी। तो अब इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी? तो क्या इंग्लैंड वो हिम्मत दिखा सकता है जो उसने अब तक इस सीरीज में नहीं दिखाई है? चूंकि इंग्लैंड को बेसबॉल क्रिकेट खेलना होता है तो उसकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि वो अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करे और यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम 4 नियमित गेंदबाजों के साथ ही उतर रही है और जो रूट को 5वें गेंदबाज के रूप में यूटिलाइज कर रही है। तो क्या यहां पर वो हिम्मत जो है इंग्लैंड की टीम दिखा सकती है ताकि टीम में 3 पेस बॉलर आ जाएं? तो एटकिंसन जो कि ऑलराउंडर हैं और मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, क्या उन्हें इस टीम में बैरिस्टो की जगह दी जा सकती है? यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसके लिए इंग्लैंड की टीम को काफी हिम्मत दिखानी होगी और मुझे लगता नहीं है कि बैरिस्टो को बाहर किया जाएगा। तो बैरिस्टो एक बार फिर से खेलेंगे ये मानकर चलिए, और इसलिए भी खेलेंगे कि धर्मशाला में जो है वो अपना 1वां टेस्ट मैच जो है वो खेल सकते हैं। दरअसल दिलचस्प ये है कि धर्मशाला में दोनों तरफ से एक एक खिलाड़ी अपना 1वां टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड की ओर से बैरिस्टो। तो फिर बैरिस्टो टीम में रहेंगे इसकी आप संभावना मानिए, तो फिर इंग्लैंड के पास ज्यादा विकल्प बचेगा नहीं। मुझे लगता है कि जो रांची में उनकी टीम थी उसी को वो रिपीट करेंगे, क्योंकि जो बशीर हैं उन्होंने रांची में कमाल की गेंदबाजी की है, बल्कि जब भी उन्हें मौके मिले हैं उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है, तो वो तो टीम में होंगे ही। इसके अलावा टॉम हार्टली भी टीम में होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस सीरीज में। एंडरसन तय हैं, तो फिर जो है एक तेज गेंदबाज कोई और वो खिला सकते हैं। जैसे रांची में रॉबिन्सन खेले थे तो वो अब वो रॉबिन्सन या मार्कवुड में से किसी का चयन कर सकते हैं। अब अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई तभी वो 3 तेज गेंदबाज के साथ जा सकते हैं, और नहीं तो पिच को और कंडीशन को देखते हुए जो अंग्रेज टीम के कप्तान है बेन स्टोक्स, आप उन्हें गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स ने नेट्स पर गेंदबाजी करनी जो है वो शुरू कर दी है। तो ये हो सकती है दोनों तरफ की प्लेइंग 11। वैसे क्या होगी एक्चुअल प्लेइंग 11 ये तो हमें जब 7 मार्च को टॉस होगा उस वक्त दोनों कप्तानों से पता चलेगा। लेकिन जो एक अनुमान आप लगाते हैं कंडीशन, पिच और टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए, तो वो यही प्लेइंग 11 हो सकती है। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।